औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो हमारा रमज़ान रमज़ान की फास्टिंग और आप किस तरीके से होलिस्टिकली फिज़िकली मेंटली स्पिरिचुअली ऑप्टिमल बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं इस मंथ से, अगर आप रमज़ान का रोज़ा ठीक तरीके से रखें और उस तरीके से रखें जो कि हमारी बॉडी के लिए सबसे बेनिफिशियल है। तो इस पे हम बात करेंगे। अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर साइमा उमैर और मैं जो बात करती हूँ वो लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करती हूँ, आपके सिरकेडियन रिदम की बात करती हूँ, यानी उस पैटर्न की बात करती हूँ जो अल्लाह ताला ने जिस पैटर्न पे आपकी बॉडी को बनाया है और जिस पैटर्न पे आपकी बॉडी बेहतरीन काम कर सकती है, अपनी बीमारियों को खुद कंट्रोल कर सकती है, अपने आप के अंदर लगा हुआ जो ऑटो हीलिंग मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट कर सकती है। सो हम देखते हैं कि रमज़ान की अंदर एक अल्लाह ताला ने एक बहुत पावरफुल महीना बनाया है और इसकी जो पावर है वो बेसिकली हमें ना सिर्फ जिस्मानी फ़ायदे बल्कि रूहानी और दिमागी और सोशल और अनलिमिटेड फ़वाइद दे के जाता है। सो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि फास्टिंग जो है वो डिज़ीज़ प्रिवेंशन और लॉन्जिविटी के लिए किस तरीके से हम अवेल कर सकते हैं। सो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि फास्टिंग यानी रमज़ान का महीना, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा कि तुम पर 30 दिन के रोज़े यानी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। सो कभी हमने ये सोचा है कि साल में 12 महीनों में एक महीना यानी 30 दिन अल्लाह ताला ने क्यों हम पे रोज़े फ़र्ज किए। जब हम साइंटिफिक तरीके से इस बात को, इस थ्योरी के पीछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, तो हमें मतलब हमारा दिल जो है वो तशक्कुर से भर जाता है। वो इस वजह से कि हमारी बॉडी सारा साल यानी 11 महीने हम अपनी बॉडी की मशीन के अंदर हर किस्म का फूड डालते हैं। कभी हमने बहुत ज़्यादा ध्यान तो दिया ही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं और हमें क्या खाना चाहिए। हमें जो चीज़ मिलती है जिस टाइम पे मिलती है, कभी हमने अपने टाइम की भी पाबंदी नहीं की। सो हम, आप ये समझे कि एक मशीन है जो हमें दी गई है और हम उस मशीन को भरपूर तरीके से मिस यूज करते हैं फॉर द होल 11 मंथ्स। सो ये एक जो 12th मंथ आता है यानी एक वो महीना जिसके 30 दिन या 29 दिन होते हैं। सो उसमें अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े हम पे जो फ़र्ज़ किए हैं उसका मकसद ये है कि बेसिकली हमारी बॉडी की मशीन के अंदर जो वियर एंड टीयर हो गया है, जो उसमें प्रॉब्लम्स हो गए हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन एटीट्यूड, वो प्रॉब्लम्स थोड़े से बेहतर हो जाएं और वो मशीन अगले एक साल यूज़ करने के काबिल दोबारा से बन जाए। सो हम ये समझते हैं ना, अगर कि हम रोज़ा रख के कोई बहुत एहसान कर रहे हैं तो ये एहसान किसी पे भी नहीं कर रहे बल्कि हम अपने आप के ऊपर एहसान कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी के ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि फास्टिंग से जिस लेवल की हीलिंग मिलती है यानी आपकी बॉडी को जिस तरीके से बीमारियों से बचने की ताकत मिलती है वो और किसी तरीके से मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये तो बात होगी कि हमें अल्लाह ताला का सबसे पहले एहसानमंद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े बनाए और उन रोज़ों के बनाने का जहाँ पे हमारे पास मतलब रूहानी मकासद हैं, जहाँ पे हम सवाब हासिल कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे लिए जिस्मानी मकासद भी हैं और जिस्मानी फ़वाइद हासिल करने का सबसे बेहतरीन मौका है रमज़ान। कैसे? अब बिकॉज मेरा मेडिकल बैकग्राउंड है और मुझे एविडेंस के साथ बात करनी है, तो मैं अब आप लोगों को ये बताती हूँ कि जो रमज़ान के रोज़े हैं, जो फास्टिंग है, दैट इज़ डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ फास्टिंग एंड दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स फास्टिंग। रिवर्स फास्टिंग आप लोगों में से अक्सर लोगों ने नाम सुना होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग जो लोग करते हैं, रोज़ा रखवाते हैं या खुराक को छुड़वाते हैं, डाइटिंग स्पेशली करवाते हैं वेट लॉस करने के लिए और इसी तरह की मुख्तलिफ और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की फास्टिंग है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कोई टाइम बाउंड फास्टिंग है, कोई वाटर फास्टिंग है, मुख्तलिफ किस्म के बेशुमार नाम है। जब साइंस ने रिसर्च की तो उसने ये देखा कि उनमें से सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो रिवर्स फास्टिंग है। और रिवर्स फास्टिंग है हमारी इस्लामिक रमज़ान की फास्टिंग। रिवर्स फास्टिंग क्या होती है? रिवर्स फास्टिंग बेसिकली अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है, जिसमें क्या होता है कि आपने अपने मील्स जो हैं विद विद
योर सिरकेडियन रिदम सेट करके लेने हैं। अब सिरकेडियन रिदम क्या चीज़ है? हमारी बॉडी को अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया हुआ है कि जो जो दिन और रात के हिसाब से उसके काम डिवाइड हैं। आप ये समझें, ये तस्वीर अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ आएगी कि इसमें जब सुबह का टाइम है, आ, ये 6 बजे, तो उस वक्त आपके कौन से सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और जब टुवर्ड्स नाइट आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं। एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि जब ये रात का टाइम होता है तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी दे गो इनटू अ फेज ऑफ रेस्ट, अ डिटॉक्स, ठीक है। इसलिए रात की नींद बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे इस पिक्चर में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि हर ऑर्गन का एक जो टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक का टाइम है इधर कहीं 5 बजे से लेके 9 बजे तक इन द मॉर्निंग, ठीक है। सो दिस 9 a.m. इज द लास्ट टाइम ऑफ बेसिकली हैविंग अ ब्रेकफास्ट। और क्योंकि स्टमक इज एट इट्स पीक ऑप्टिमल फंक्शनिंग मोड में होता है, इसलिए आप जो नाश्ता इस टाइम से पहले पहले करते हैं तो वो आपको बेनिफिशियल होता है। उसके बाद आपका बेसिकली स्टमक का टाइम खत्म हो जाता है, आपका दूसरे जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनका काम शुरू हो जाता है। सो रमज़ान फास्टिंग या रिवर्स फास्टिंग में हमारी जो सहरी है वो इसी टाइम फ्रेम में है, और इफ्तार हमारी एग्जैक्ट उसी टाइम पे है जब हमें चाहिए होती है, जो कि हमारी बॉडी को डिफॉल्ट अल्लाह ताला ने जो बना के भेजी ना मशीन, उसका जो डिफॉल्ट टाइम है वो यही है कि वो उसका एक मील जो है वो टुवर्ड्स सनराइज हो और दूसरा मील टुवर्ड्स सनसेट हो, और बस उसके बाद उसका रेस्ट का टाइम आता है। आपने कभी परिंदों की, जानवरों की लाइफ पे गौर किया हो तो आपको अंदाजा होगा कि वो जाहिर है वो इंसान तो नहीं है ना, तो उनको पता है कि उन्होंने जिंदगी उसी तरीके से गुजारनी है जिस तरीके से उनको बना के भेजा गया है। सो वो किस तरीके, किस टाइम पे आप देखेंगे वो जब शाम होती है तो वो अपने घोंसलों की तरफ वापस जाना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज उनका रेस्ट टाइम शुरू हो जाता है। और वो वेकअप कब होते हैं? जब सूरज निकलना शुरू होता है। सो रिवर्स फास्टिंग बेसिकली एक वो फास्टिंग है जो कि रमज़ान की फास्टिंग है। और अब हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें एक ईटिंग विंडो होती है दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू एन अर्लियर टाइम फ्रेम, ठीक है। टिपिकली एंडिंग बाय 5 और 6 p.m. यानी रोजा अक्सर यही होता है ना कि सहरी जो है उसका टाइम तकरीबन 5, 5:15 इस टाइम पे फिनिश हो जाता है, उससे पहले पहले हमने खाना होता है। सो दैट इज एन अर्ली ईटिंग विंडो। और फिर फास्टिंग विंडो आती है जो कि 12 to 14 आवर्स तक चलती है, समटाइम्स 12 घंटे का रोजा, 13, 14 इस तरह। और इसका फोकस क्या है बेसिकली? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट अलाइंस ईटिंग विद आवर सर्केडियन रिदम विच मे इम्प्रूव मेटाबॉलिक हेल्थ, ठीक है। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरल क्लॉक सेट करके भेजे हैं। हमारा जो मेजर क्लॉक है जिसको हम मेन क्लॉक ऑफ द बॉडी कहते हैं, दैट इज सिचुएटेड इन सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस इन आवर ब्रेन, ठीक है, हमारे दिमाग के एक हिस्से में होता है। और वो क्लॉक वाकई ही एक क्लॉक की तरह ही काम करता है। बल्कि अब तो रिसेंट रिसर्च ने इवन उसकी पिक्चर्स भी लेने की ट्राई की है जिसमें वो टिक टिक करता हुआ फील होता है कि वो टाइम के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। नाउ दैट मेजर क्लॉक इज कनेक्टेड विद माइक्रो क्लॉक्स इनसाइड ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे जिस्म के हर हिस्से, हर सेल के अंदर माइक्रो क्लॉक्स फिट किए गए हैं, और वो डिफॉल्ट हैं, अल्लाह ताला ने करके भेजे हैं। और वो सारे क्लॉक्स जो है ना उस मेजर क्लॉक के साथ अटैच हैं। अब मेजर क्लॉक किस चीज से कंट्रोल होता है? बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है, सूरज से, रात और दिन से। हमारी आंखों के थ्रू लाइट जाती है और वो उस इंटरनल क्लॉक को बताती है कि जी अब रात हो गई और अब दिन हो गया, ठीक है। सो बाकी फिर वो क्लॉक जो है बाकी सारे क्लॉक्स का टाइम उनको गाइड कर देता है कि अब आपका ये टाइम है, आपने ये काम करना है। और बिलीव मी कि ये मशीन इस तरीके से बनाई गई है कि जब जूं जूं इंसान साइंस की गहराई में जाता है, डेप्थ में जाता है, तो उसका जो है ना उसका दिल मतलब तशक्कुर से भर जाता है। उसको समझ नहीं आती कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर हम इस सिर्फ मशीन की बनावट में ही शुक्रिया अदा करने बैठे तो मेरा ख्याल है सारी जिंदगी हमें कम है। अच्छा, अब क्या होता है? अब बॉडी के सारे क्लॉक्स जो हैं सारे ऑर्गन्स के अंदर लगे हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट के जो माइक्रो क्लॉक्स हैं उनको पता है कि जी हमने ये वाला जो पंपिंग का काम है, ब्लड पंपिंग का, वो किस टाइम पे मैक्सिमम करना है। बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो मैंने क्या करना है, ठीक है। इसी तरह स्टमक का, हर चीज का तो उनका टाइम है। सो हमने सबसे बड़ी गलती इंसानों ने क्या की कि हमने कभी उस टाइम की रिस्पेक्ट नहीं की। हमारी बॉडी के किस चीज का टाइम है हमने कभी उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, और हमारा जिस वक्त दिल करता है हम खा रहे होते हैं। अच्छा
अब हम देखते हैं कि रमज़ान की बेसिकली रूह क्या है। व्हाट इज़ द बेसिक स्पिरिट ऑफ रमज़ान? ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि हमारे सोल, माइंड और बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए भेजा गया है। आपने देखा होगा कि रमज़ान में हम ना चाहते हुए भी एक माहौल बन जाता है घर में। हम लोग रूहानी तौर पे, दिमागी तौर पे और फिर फिजिकली भी हम एक और ट्रांस में जा रहे होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो ट्रू स्पिरिट ऑफ रमजान है वो ईटिंग और नॉन ईटिंग से कहीं बहुत आगे है। मैं तो ये कहूंगी कि सिर्फ 1% जो है ना वो आपका ईटिंग छोड़ने से है रिलेटेड। बाकी 99% चीजें आपका सोल, माइंड माइंड और बॉडी, ठीक है, दे गो बियॉन्ड दैट थिंग। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल आता है आपके अंदर। आपको पता चलता है कि यार मैंने एक चीज कंट्रोल कैसे करनी है, मैंने अभी ये काम नहीं करना, मैंने झूठ नहीं बोलना तो मैंने नहीं बोलना बिकॉज मैं रोजे से हूं, मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने खाना नहीं खाना बेसिकली। फिर ग्रेटिट्यूड आता है आपके अंदर। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि थैंकफुलनेस आती है। अभी जैसे मैंने कहा ना, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बात की है कि अगर हम अपनी बॉडी की मशीन की बनावट पे, किसी एक हिस्से की बनावट पे डेप्थ में जाके रिसर्च पढ़ें तो हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। और रमज़ान का शुक्र तो और तरीकों से भी हम करते हैं कि जब हम देख रहे होते हैं कि हमारे पास फूड पड़ा है लेकिन हम नहीं खा सकते, तो हमारे अंदर से वो एहसास जो है ना, बाकी लोगों का एहसास भी जागता है जो कि जिनके पास फूड नहीं होता, या और डिफरेंट चीज़ें भी। ओके, उसके बाद कंपैशन और चैरिटी आती है इसमें। हम लोग साल के बाकी महीनों में भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ चैरिटी या करते हैं या हमारे दिल में ख्याल होता है, लेकिन जो चैरिटी हम रमज़ान में करते हैं वो भी एक रमज़ान का एक बेसिक स्पिरिट ही है। फिर फैमिली और कम्युनिटी की बात आती है, जो अल्लाह ताला बेसिकली ये सारी चीज़ों की हमें प्रैक्टिस कराते हैं ना रमज़ान में, तो ये हमें बाकी के महीनों में भी याद रखनी चाहिए। फैमिली, चाहे हम रमज़ान के कुछ रोज़ों में ही इकट्ठे हों, लेकिन हम हमारा सहर और इफ्तार मोर और लेस इकट्ठा होता है, चाहे फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, यानी गैदरिंग होती है। ठीक है, और फिर एक हायर पर्पस, जाहिर है हम हायर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, हम अपनी दुआएं पढ़ते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, और दैट इज ओनली लाइक एट इट्स पीक ड्यूरिंग रमजान। ओके, नेक्स्ट ये चीज़ एक बहुत अच्छी है कि हम जो एक्ट ऑफ गिविंग है वो भी रमज़ान में काफ़ी बेहतर हालत में नज़र आता है। ठीक है, सो आपको पता है सदका होता है, फिर ज़कात है जो कि मस्ट है हम पे, और ये चीज़ भी रमज़ान में ही नज़र आती है और ज़्यादा नज़र आती है। अच्छा, एक ये चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारा रोल क्या है, कि वी शुड एंगेज द नेक्स्ट जनरेशन। और आपने देखा होगा अक्सर कि रमज़ान में टाइम में कुछ ऐसी बरकत होती है कि आप अपने बच्चों को अपने साथ बिठा के बहुत सारी बातें पढ़ा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, आप उनको इस्लामिक स्टोरीज बता के थ्रू उनको टीच कर सकते हैं, और फिर खाने पीने के आदाब उनको बता सकते हैं, टेबल मैनर्स सिखा सकते हैं। मतलब बहुत सारा टाइम होता है बिकॉज पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। ओके, अब हम बात करते हैं रमज़ान के बेनिफिट्स के ऊपर। शायद पहले भी इस पे बहुत सारी बातें की जा चुकी हैं और मैं बहुत साइंटिफिक बातें यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि मेरी वीडियोस मोस्टली मेरे पेशेंट्स के लिए या आम लोगों के लिए होती हैं। तो एक चीज़ मैं बस बताना चाहती हूँ कि आपके हेड से लेके टो तक, फ्रॉम योर हेड टू टो, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी गेट्स रिजुविनेटेड। और आप ऐसे समझें कि आपके सर से लेके पाँव तक आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, हर हिस्सा, उसको एक नई जिंदगी मिलती है। ठीक है, रिजुविनेशन का मतलब है कि एक नए तरीके, नए स्टार्ट से वो शुरू हो जाता है। और मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक समझ आती है कि रमज़ान के जो हमें फिजिकल फायदे देने का पर्पस है इसके पीछे, वो यही है कि आपकी बॉडी के सारे सेल्स जो पूरा साल हम उनको मिस यूज करते रहे हैं वो बेहतर हालत में आ जाए। अच्छा, वो बेहतर हालत में आते कैसे हैं? एक प्रोसेस है, साइंटिफिक साइंटिफिक नेम है उसका ऑटोफेगी। ठीक है जी, ऑटोफेगी का मतलब ये है कि ऑटो ईटिंग, यानी अपने ही पार्ट्स को खाना। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं। कुछ इम्यून सेल्स हैं, कुछ ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, हर पार्ट के अंदर है। जो हमारा ब्लड है उसके अंदर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटो ईटिंग। या जब हमारी बॉडी में कोई जरासीम चला जाता है, कोई कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं
जो कि डिफेंस सेल हैं, आप समझिए कि वो आर्मी की तरह होते हैं, वो फौरन वहां पहुंचते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, उस जरासीम को खत्म करते हैं, उसको मार के बॉडी से निकालने की कोशिश करते हैं। सो ये सेल्स जो हैं, सबसे जो पीक इनकी परफॉर्मेंस होती है वो ड्यूरिंग रमजान होती है। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि रमज़ान में बिकॉज हमने अपना खाना पीना एक टाइम पे खा के उसके बाद रोका हुआ होता है, तो हमारे ब्लड के अंदर जो लेवल ऑफ इंसुलिन, लेवल ऑफ ग्लूकोज एंड लॉट मोर हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, वो सब कुछ बैलेंस्ड होता है, यानी कम, आप ये समझो कि इंसुलिन और ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो जब इन दोनों का लेवल कम होता है तो ऑटोफेगी बेस्ट होती है। अब ऑटोफेगी का प्रोसेस क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज किसी केमिकल से हमारी बॉडी, जो है कोई केमिकल हमारी बॉडी में चला गया किसी भी वजह से, बहुत सारे, ज़ाहिर है हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमारी बॉडी में तो एक डे में एक कप ऑफ टी के थ्रू ही पता नहीं कितने केमिकल्स अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब उन केमिकल्स को प्रोसेस करना, उनको फिल्टर करना, उनको खत्म करके बाहर निकालना लिवर का काम है। बट जितना ज्यादा हमारा एनवायरनमेंट आजकल टॉक्सिक है तो लिवर उन सब चीजों को डिटॉक्सिफाई करके बाहर नहीं निकाल सकता। सो लिवर क्या करता है अल्टीमेटली कि किसी ना किसी फैट सेल, किसी कोने खुदरे में कहीं ना कहीं उनको भेज देता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि जैसे हमारे पास कोई चीज आती है, कोई छोटी मोटी चीज, कोई फालतू चीज, तो हम उसको किसी ना किसी दराज में डाल देते हैं। और जब हम साल बाद घर की कभी डीप क्लीनिंग करने के लिए दराज खोलते हैं तो हमें बहुत सारी फालतू चीजें वहां से मिलती हैं जिनको हम डीक्लटर करते हैं, ठीक है, बाहर फेंक देते हैं। सो सेम इज द टास्क, वो लिवर भी ऐसे करता है। अब वो जो केमिकल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के जर्म्स आ गए हैं, उनको उसने फैट सेल्स के अंदर स्टोर कर दिया और बॉडी के दूर दूर के हिस्सों में फैट सेल्स में स्टोर कर दिया। अब क्या होता है जब रमजान में ऑटोफेगी होती है, घर की डीप क्लीनिंग होती है, आपकी बॉडी की सफाई होती है, तो उसमें ये होता है कि आपकी ऑटोफेगी, यही वाले जो इम्यून सेल्स हैं, उन्होंने जाके, बिकॉज आप और कुछ खा तो नहीं रहे, इसलिए आपकी बॉडी की जो फैट सेल्स हैं वो बर्न होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब बिकॉज आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो हमारा मेटाबॉलिक स्विच आ जाता है जिसमें सेकेंड प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है जिसमें फैट सेल्स को बर्न करना शुरू करते हैं। अब वो फैट सेल्स को लेके आते हैं, उनको बर्न करते हैं। अब उनके अंदर जो पड़े हुए केमिकल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं या कोई जर्म्स हैं, तो वो सब जो है उनकी क्लियरेंस होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी वो बॉडी से फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोफेगी। ऑटोफेगी के ही ऊपर ही अगर मैं सिर्फ बात करूं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। यानी बॉडी के एक एक पार्ट के अंदर जब ऑटोफेगी होती है तो उसके इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं हर चीज में। आपकी स्किन बेटर होने लग जाती है, आपके बाल, आपके नेल्स, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पेट का सिस्टम जब ठीक होता है तो आपकी बाकी सारी बीमारियां बेहतर होने लग जाती हैं। आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन, जो पेन्स, जो एक्स और जो सोजन रहती है, वो सब कुछ बेहतर हो जाता है सिर्फ इस प्रोसेस से। लेकिन इस प्रोसेस को ठीक तरीके से अंजाम देने के लिए हमें सही तरीके से खाना पीना करना पड़ता है रोजे में। रोजे का मकसद ये नहीं है कि आप एक मतलब इतना ज्यादा खा लें कि वो ऑटोफेगी हो ही ना सके, ठीक है। अच्छा, कुछ मोटी मोटी बातें जो मैं बताना जरूरी समझती हूँ कि रमजान के बेनिफिट्स क्या हैं। आपको पता है, मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है हमें वो स्पिरिचुअल लेवल पे होता है और सोल और माइंड पे होता है। लेकिन उन स्पिरिचुअल बेनिफिट्स से लुत्फानंदोज होने के लिए हमें अपनी बॉडी को, सबसे पहले हमारे अपने खाने पीने की रूटीन को बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। रमजान का मकसद कहीं से भी ये नहीं है कि आप जो है जंक फूड और स्नैकिंग इतनी ज्यादा ले लें कि जो आपका ऑटोफेगी और बाकी किस्म के फायदे होने हैं वो भी ना हो सके। ओके, जिस बंदे ने रोजे ठीक तरीके से रखे उसको एक जनरल फीलिंग ऑफ वेल बीइंग शुरू हो जाती है, पहले रोजे ही से ही समझ आने लग जाती है, ठीक है। फिर उसके मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी में इंप्रूवमेंट होती है। आप समझते हैं ना, मोस्टली लोग समझते हैं कि इम्यूनिटी सिर्फ फिजिकली होती है कि जी हमारे इम्यून सेल्स हैं, हमारे डिफेंस सिस्टम है बॉडी के अंदर। ऐसी बात नहीं है, हमारे अंदर मेंटल और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी होती है। और ये सारे लेवल पे जो इम्यूनिटीज हैं दे रीच टू देयर पीक ड्यूरिंग फास्टिंग। फिर सिस्टेमिक डिटॉक्स होता है। डिटॉक्स का एक टर्म है जिसका नाम सब लोगों ने सुना हुआ होगा, कि जिसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी से जितने भी फालतू मटेरियल, गंदे मवाद हैं वो बाहर निकल जाएं, ठीक है। सो सिस्टेमिक डिटॉक्स होता है, आपके सारे सिस्टम्स का डिटॉक्स होता है रमजान में। आपके ब्रेन्स का फंक्शन बेहतर होता है, फोकस और कंसंट्रेशन, जी आप खुद नोट करें कि आपका ब्रेन फंक्शन काफी इंप्रूव होता है रमजान में।
कैंसर से प्रिवेंशन होती है, और उसके पीछे वही ऑटोफेगी का मैकेनिज्म है। मेटाबॉलिज्म तेज होता है। वेट लॉस तो सबको पता है कि वेट लॉस के लिए बेस्ट है रमजान, लेकिन अगेन आपने प्रॉपर तरीके से सहरी इफ्तारी की हो। फिर आपके स्किन, हेयर, नेल्स की रिजुविनेशन होती है, और इंसुलिन सेंसिटिविटी बहुत बेहतर हो जाती है। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए फास्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोग इंसुलिन वगैरह लेते हैं उनको पहले अपनी डोज एडजस्ट करानी पड़ती है, उसके बाद वो फास्टिंग करते हैं। ओके, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें पेशेंट्स ने, लोगों ने मुझसे बार बार पूछा हुआ है कि आप हमें थोड़ा गाइड कर दो कि हम सहरी में लें क्या और किस तरीके से लें, और इफ्तारी में क्या चीज़ लें। सो ये जो सहरी की गाइडेंस है, ये रेफरेंस है लिविंग एज द नेचर इंटेंडेड, बुक है डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज की। उनकी बुक में से मैं आपको ये रेफरेंस दे रही हूँ, ठीक है। और ये जायरा मैडम के ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे है ये गाइड, और ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। अगर आप इस तरीके से रोज़ा रखेंगे तो आपको जो रोज़े के बाद मसाइल मोस्टली लोगों को हो जाते हैं, हर किस्म की मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज, स्पेशली स्टमक इश्यूज, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि वाटर शुड बी टेकन बिफोर सहरी, ठीक है। आप जागेंगे तो आपने कुछ देर के बाद, 10 या 15 मिनट्स के बाद पानी लेना है, और जितना भी पानी आपने लेना है, अपने कोशिश करनी है कि जो एक्चुअल में सहरी का खाना है उससे पहले पहले आपने ले लेना है। कभी भी आपने खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना। अक्सर लोगों की ये रूटीन होती है कि आखिरी जो काम वो करते हैं ना सहरी, मतलब जहाँ पे हम सहरी फिनिश करते हैं, जब दुआ पढ़ते हैं, तो वो उस टाइम पे एक पानी का गिलास भर के पी लेंगे, और बिलीव मी कि वो पानी का गिलास आपको सारा दिन तंग करेगा, बिकॉज आपने अभी अभी तो सहरी खाई है। आपको सहरी से पहले पानी पीना है, जितना भी, मोर और लेस कितना पानी पीना है, तकरीबन 4 गिलास तक पिया जा सकता है इनिशियली। ज़ाहिर है स्टार्ट में आप 2 गिलास पियेंगे, फिर आप थोड़ी देर बाद आधा आधा गिलास करके खाना, मेन खाना से पहले तकरीबन 4 तक पी सकते हैं। ओके, ऑलवेज टेक अ टमी फुल ऑफ सहरी, ठीक है, इंक्लूडिंग रोटी, सालन, कीमा, पोटेटोज, अंडा वगैरह। लेकिन कभी भी अक्सर लोग करते हैं कि वो सहरी नहीं लेते। खाली पेट रोजा रखना फायदा नहीं देता। योगर्ट शुड बी इंक्लूडेड इन सहरी फॉर सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स। अब अक्सर जो योगर्ट की बात होती है या दूध की बात होती है, तो योगर्ट इज द वन ऑफ द बेस्ट फूड्स ड्यूरिंग सहरी। क्यों बेस्ट फूड है? इसने आपकी डाइजेशन को बहुत बेहतर करना है, और इसके साथ साथ आपको जो कैल्शियम, विटामिन डी एंड मिनरल्स चाहिए वो आपको प्रोवाइड करेगा। एंड दिस इज बिकॉज इस टाइम आपका स्टमक एम्प्टी है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ टेकिंग योगर्ट, ठीक है। अच्छा, इफ यू नीड टू टेक टी, इट शुड बी टेकन बिफोर मील, सून बिफोर मील। अगर आप चाय लेना चाहते हैं, ब्राउन टी होगी, पतली चाय होगी, लेकिन सहरी से पहले, थोड़ा सा 5 या 10 मिनट पहले। अच्छा, अब आपने क्या चीज नहीं लेनी। हमारे कल्चर में ये बाकरखानी, फीनिया और पराठे और इस किस्म की चीज़ों का बहुत रवाज है, ठीक है। इसके अलावा भी मुझे अब पता चला है कि अब तो सहर पार्टियां भी होती हैं। जैसे पहले इफ्तार पार्टियां होती थी, अब सहर पार्टीज होती हैं। सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दीज फूड्स। इनमें कुछ भी नहीं है। ये बाकरखानी और फीनिया क्या है? ये सिर्फ मैदा और घी, और घी भी हमें नहीं पता कौन सा घी है, ठीक है। जाहिर है ऑब्वियसली वो देसी घी तो नहीं होगा। सो जितना आप वाइट फ्लोर और मैदा खाएंगे, उतना ही आपका स्टमक समझो कि गैस्ट्राइटिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो अपसेट रहेगा, आपको पूरा दिन उस रोजे का कोई जिस्मानी फायदा नहीं हासिल होने लगा। आप यू ऑप्ट फॉर रोटी और होल व्हीट ब्रेड विद एग, कबाब, पोटेटो, ये सारा मैंने जैसे बताया। फॉलो अ 4 डे रोटेशनल मील प्लान, ठीक है। 4 डे मील प्लान रोटेट करने का फायदा ये है कि आपका जो गट माइक्रोबायोम है वो हेल्दी रहता है। आपके पेट का जो माइक्रोबायोम है वो ठीक हालत में काम करता रहता है, ठीक है। यानी एक ही तरह का फूड आपने रोज नहीं खाना। रोटी के साथ आप एक दिन कबाब ले लें, तो दूसरे दिन आपको सालन लेना है, तीसरे दिन आपको कोई और चीज लेनी है, ओके। कुछ लोग पराठे के ऊपर बहुत जोर देते हैं कि हम पराठा ना खाएं तो हमें ये वो हो जाएगा, तो इसलिए सम टाइम्स लाइक वंस और ट्वाइस अ वीक आप कोई फिल्ड पराठा ले सकते हैं, कोई स्टफ्ड पराठा ले सकते हैं। वो भी कोशिश करें कि ऑयल ऑयल तो खैर नहीं, घी बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं, यानी तला हुआ नहीं हो। लेकिन कभी कभी आलू का पराठा, दाल का पराठा या किसी सब्जी का पराठा आप ले सकते हैं। अच्छा, अगर कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि वो रात को बिल्कुल बहुत कम नींद लेते हैं या सोते ही नहीं है, तो वो लाइट चीज लेना चाहते हैं, तो देन दे कैन चूज व्हीट, होल व्हीट दलिया, या योगर्ट शेक ले सकते हैं, एंड ओकेजनली मिल्क शेक ले सकते हैं।
और एक चीज आपने याद रखनी है कि जब आप अपना मेन सहरी फिनिश करते जाएंगे तो आपने फ्यू सिप्स ऑफ ग्रीन टी विद लिटिल शक्कर जरूर लेनी है। और इसका बहुत फायदा है। ये आपको जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं लोगों को सून आफ्टर सहरी, सहरी के बाद अक्सर लोगों को स्टमक बर्निंग होने लग जाती है थोड़ी देर बाद, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और ये आपकी फूड की डाइजेशन में हेल्प करेगा, ये आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करेगा और आपको प्यास नहीं लगेगी। पेशेंट्स विद एलिमेंट्स शुड टेक मेडिसिन आफ्टर फूड विद लिटिल वाटर। ठीक है, एक दो घूंट के साथ जिन्होंने मेडिसिन कोई लेनी है वो ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के यहाँ पानी नहीं पीना। ओके। और जैसे मैंने बताया अगर चाय लेनी है तो वो 5 से 10 मिनट पहले लेनी है आपने। अच्छा, एक ये चीज है कि फास्ट जो है, जब हम व्हेन वी ब्रेक द फास्ट यानी जब हम इफ्तार करते हैं तो वो सब फैमिली इकट्ठी बैठ के करती है, और ये भी एक ब्यूटी है, ये रमज़ान की ब्यूटी है। बिकॉज नॉर्मल डेज में अब तो जैसी लाइफ फास्ट हो गई है वो इकट्ठा बैठना एक टाइम पे खाना खाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन रमज़ान एक वो ब्लेस्ड मंथ है जिसमें सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, और इस टाइम को ज़रूर यूटिलाइज किया करें अपने बच्चों को टीच करने के लिए, थैंकफुल होने के लिए, और दुआ पढ़ने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम इफ्तारी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज जो हम लोग करते हैं वो इफ्तारी पे करते हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसे है, लेकिन हम शायद वो फूड को इतना मिस कर रहे होते हैं कि पहले तो 4 या 5 घंटे लगते हैं इफ्तारी बनाने में, और फिर इतने ज्यादा पकवान और स्नैक्स होते हैं कि जिसमें लाइक देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, एंडलेस स्नैकिंग होती है। अब जो आपने गाइडेंस है जो मैं आपको देने लगी हूँ ये करना है। सबसे पहली चीज ये है कि आपने मिक्स नहीं करना स्वीट और सॉल्टी फूड को। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है कि क्यों मिक्स नहीं करना, लेकिन मैं अभी इस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मतलब इस टाइम पे मैं वो नहीं बोल सकती, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आपने स्वीट और सॉल्टी फूड को मिक्स नहीं करना। एक छोटा सा रूल याद रख लें, गिव योर सेल्फ अ ब्रेक बिफोर टेकिंग लिक्विड्स, आइडियली वाटर शुड बी टेकन आफ्टर मगरिब प्रेयर। ठीक है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फौरन जो है ना ग्लास भर के पानी या लेमन जूस या वट एवर जो भी मीठा शरबत, रंग बिरंगे शरबत भी होते हैं, वो पीने लग जाते हैं। और उसके बाद वो क्या शिकायत करते हैं कि जी अब हमारा स्टमक फूल गया है, हम और कुछ खा भी नहीं सकते और हमसे हिला भी नहीं जा रहा। ये एक बहुत कॉमन डायलॉग होता है कि जी रोजा खोलने के बाद हम हिल भी नहीं सकते। ठीक है। वो हिल ना सकने की वजह यही है कि जो आपका स्टमक है वो ब्लोटेड हो गया ना, ठीक है, डिस्टेंडेड हो गया है, बिकॉज अभी स्टमक एम्प्टी है और आपने लिक्विड उसके अंदर इतनी ज्यादा मिकदार में डाल दिया, और फिर वो लिक्विड जिसके अंदर शुगर और स्वीटनर्स हैं। सो ट्राई करें कि अपने आप को समझाएं कि पानी इधर ही है, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद पीऊंगा तो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है। सो आपने एक दो सिप ले सकते हैं, हाफ से थोड़ा सा ग्लास ले सकते हैं, लेकिन पूरा ग्लास भर के नहीं पानी पीना। वो सूलन आपको पानी मगरिब नमाज पढ़ने के बाद पीना पड़ेगा। नेवर स्किप योर डिनर। अगेन ये एक और गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं कि वो स्नैक इतने ज्यादा ले लेते हैं उस टाइम पे कि उनका डिनर का टाइम रहता ही नहीं है। अब डिनर जरूरी क्यों है? आप मुझे ये जवाब दें कि पूरे 11 महीने आपकी बॉडी स्नैकिंग की आदी थी या डिनर की आदी थी? डिनर की आदी थी ना। पूरे 11 महीने हम और कुछ करें ना करें लेकिन डिनर हम बहुत काफी अच्छा करते हैं, बिकॉज मोस्टली लोगों का यही होता है कि ये सारा दिन काम करके आए, आप डिनर शुड बी द बेस्ट मील ऑफ द डे। तो जब आपकी बॉडी पूरे 11 महीने डिनर करने की आदी है, आपका स्टमक आदी है, तो अब एक मंथ में आप उसकी उस आदत से उसको छुड़ाएंगे तो वो तो बीमार होगी ना। प्लस डिनर में बिकॉज आपने रोटी लेनी है तो उसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम आपको रोटी के जरिए दे सकते हैं वो स्नैक्स के साथ कभी भी नहीं पूरे होते। ओके। और फिर जो सॉल्टी स्नैक्स हैं जैसे पकोड़े वगैरह वो आप डिनर के साथ ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी और डेप्थ में मैं अगर आपको समझाऊं तो दो तरह के पेशेंट्स आते हैं मेरे पास। एक वो लोग हैं जो कि सॉल्टी फूड को प्रेफर करते हैं, वो इफ्तार में सॉल्टी फूड ही लेते हैं, वहां से ही स्टार्ट करते हैं। उनके लिए प्लान थोड़ा सा ये बनेगा कि सॉल्टी फूड के साथ इफ्तारी करें, और जो जैसे पकोड़े, पकोड़ा इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन पकोड़ा जो है वो सरसों के तेल में बना हुआ होगा और बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के बना होगा, देन पकोड़ा इज गुड। चना चाट भी गुड है और दही बड़े भी लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इफ्तारी में सारा ये वाला सॉल्टी फूड लिया तो फिर आपका फ्रूट या डिजर्ट जो है वो 3 घंटे बाद आएगा। ठीक है, डिनर के तकरीबन 3 से 3.5 घंटे बाद आएगा। और अगर
दूसरी टाइप के पेशेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी हम तो पहले मीठा खाना पसंद करते हैं या हम स्वीट चीज़ लेते हैं। सो अगर वो स्वीट चीज़ से रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, जैसे कोई डेट्स होगी, फ्रूट हो गए, फ्रूट चाट हो गई, जूसेस, कुछ जूस लेमनेड लिया जा सकता है। सो उनको क्या करना है कि सॉल्टी स्नैक लेने के लिए फिर उनको 30 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा, मिनिमम 30, मैक्सिमम 60 मिनट्स, ठीक है। जिन लोगों का फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मिल्क शेक्स लिए हैं तो उसको 60 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, बिकॉज मिल्क जो है वो टाइम लेगा ना एब्जॉर्ब होने में और डाइजेस्ट होने में। सो देख लेंगे, आपकी चॉइस है कि आप कौन सी टाइप के बंदे हैं। अगर आप स्वीट वाले बंदे हैं तो आपने फिर ये वाली रूटीन रखनी है, और अगर आप सॉल्टी लेना पसंद करते हैं तो फिर आपने मीठा जो है वो 3 घंटे बाद लेना है। और फिर डिनर आएगा। डिनर जो है उसमें रूटीन मील ज़रूर होता है, जिसमें रोटी और कभी कभार कोई फ्राइड राइस हो सकते हैं, सैलेड और योगर्ट ज़रूर होना चाहिए, और इसके फौरन बाद आपने ग्रीन टी लेनी है विद शक्कर। फिर ज़ाहिर है रमज़ान एक वो मंथ है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम रात को इबादत ज़रूर करें। तो हम तरावी पढ़ते हैं और हम फिर जाग रहे होते हैं। सो इस जागने वाले टाइम को आपने इस तरीके से भी यूटिलाइज करना है कि एक तो आप जब खाने का आपका घंटा गुजर जाएगा तो उस टाइम के बाद आप पानी पीना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जाग रहे हैं 3 घंटे तक, यानी डिनर के 3 घंटे तक आप जाग रहे हैं, तो देन यू कैन टेक अ पोस्ट डिनर स्नैक। यहाँ पे आप फिर कोई हल्की सी चीज़ ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वार्म मिल्क ले सकते हैं कभी कभी विद शक्कर, समटाइम्स मिक्स फ्रूट ले सकते हैं, यहाँ पे आप कोई डिजर्ट मीठा ले सकते हैं, या फिर मिक्स नट्स भी खाए जा सकते हैं। पानी की एक बात होती है कि जी पानी तो पिया नहीं जाता, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि सहरी में आप 2 ग्लास से स्टार्ट करें और मैक्सिमम आप 4 ग्लास तक पी सकते हैं सहरी में, मतलब इतना पानी पिया जा सकता है, इतना टाइम होता है। और बाकी ये जो पानी है वो आप इफ्तारी के बाद पियेंगे, लेकिन टाइम का ध्यान रख के पियेंगे तो कभी भी आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। आइडियली पानी कितना होना चाहिए? 10 to 12 ग्लास इन विंटर, 12 to 18 ग्लास इन समर, ठीक है। और ध्यान ये रखना है कि आपने मील्स के साथ पानी नहीं पीना या इमीडिएटली आफ्टर मील्स नहीं पीना। एक क्वेश्चन है कि इफ्तार पार्टीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, अब तो सहर पार्टीज भी होती हैं, तो उन पार्टीज में हम क्या करें, हम फिर प्लान को कैसे फॉलो करें? इसका जवाब ये है कि एक जो रूल मैंने बताया था कि आपने स्वीट और सॉल्टी को मिक्स नहीं करना, तो ये रूल आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है, चाहे आप पार्टीज में हैं, चाहे आप घर में, चाहे कहीं पे भी हैं, ठीक है। सो जब आप एक ये छोटा सा सिर्फ परहेज शुरू करेंगे तो आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि पार्टीज कोशिश करें कि हफ्ते में एक आध दफ़ा चलें आप, अगर मजबूरी है जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज बिकॉज रमज़ान में हमारी फैमिली, हमारे घर, हमारी एक जो सोशल लाइफ है वो फैमिली लाइफ ज़्यादा प्रेफर की जानी चाहिए। सो फैमिली के साथ आप इफ्तार करें, और जैसे मैंने कहा कि इस मौके को यूज़ करें अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए। लेकिन क्योंकि आपने इफ्तार पार्टीज या सहर पार्टीज अटेंड करनी है, सो कोशिश करें कि हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ जाएं। अक्सर होता वहाँ बारबेक्यूज वगैरह होते हैं, आप वो ले सकते हैं। अगर फ्राइंग ऑप्शंस लाइक मस्टर्ड ऑयल वाली है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। और फिर ऑलवेज फॉलो द 4 मेन रूल्स, द पैटर्न ऑफ ईटिंग वाइल आउटसाइड, ठीक है। यानी जो अब वहाँ पे चीज़ें तो सारी पड़ी हुई होंगी ना, लेकिन आपने पैटर्न वही फॉलो करना है जैसे मैंने बताया, तो देन यू कैन गो इनटू दोज पार्टीज। मेरा ख्याल है आज के लिए काफ़ी है, काफ़ी सारी मालूमात आपको मैंने कोशिश की कि प्रोवाइड करूं रमज़ान के बारे में। और अल्लाह ताला हम सबको इस मुबारक महीने की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजरें। तो फिर इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।